ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी, मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो प्रयुक्त होता है वह दृक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें हम अंक ज्योतिष के भाग में किसी विख्यात व्यक्ति का जन्म तिथि भी लेते हैं, जन्म विवरण लेते हैं जो गूगल से हम लेते हैं। दैनिक पंचांग, इस प्रकार पंचांग के 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं, उसी तरह दैनिक पंचांग के भी 5 भाग। चलिए संक्षिप्त चर्चा करते हैं उन 5 भागों और उनसे परिचय करते हैं। तो पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से हम आप दैनिक पंचांग का लघु रूप जो आपके सुझाव के अनुरूप है आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध है जिसे ताराबलन कहा जाता है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर करते रहते हैं उससे हम फलित करते हैं। इस प्रकार इसे ताराबलन कहा जाता है और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार जातक के पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं कि कौन से ग्रह उसके लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह ही जन्म राशि यानी चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंध रखता है और यह चौघड़िया मुहूर्त यह बताता है कि शुभ और अशुभ काल कौन से हैं किसी भी दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य करने के। इसकी उपयोगिता काफी है और इसलिए इस पर हमने यूट्यूब पर अलग वीडियो पोस्ट कर दिया। चाहे दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, कौन से मुहूर्त जो है त्याज्य है जिसमें सावधानी बरतनी है, शुभ कार्य नहीं करने, ये सारे बातों का विवरण चौघड़िया विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। ईश्वर द्वारा हमें एक कुछ अंक प्रदत्त होते हैं उपहार के रूप में, वे हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं। कुछ अंक हम बनाते हैं और उन अंक कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंकों में, कभी हमारे द्वारा प्रदत्त में बनाए गए अंकों में आपस में तालमेल की कमी होती है जिसके कारण जीवन में समस्या है। तो अंकों को पहचानना बहुत आसान है और उसका उपाय भी। यदि हर घर में एक अंक ज्योतिषी हो जाए फिर अंकों को पहचान कर उसका निदान करना, उपाय करना बहुत ही आसान और फिर जीवन में जो बढ़ने वाली घटनाएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे निजात पाया जा सकता है। तो अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, क्योंकि अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंक हमारे पीछा नहीं छोड़ते, अंकों के साथ हम पलते बढ़ते हैं और अंकों के पीछे ही हम भागते हैं और अंक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। चलिए, अंक ऊर्जा के कारक हैं और अंकों की कमी और अधिकता के कारण हमारे शरीर में कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं। ये सभी अंक ज्योतिष का कमाल। तो चलिए, अंकों की शुभता के लिए अंकों के विषय में 5वें और अंतिम भाग में अंकों पर चर्चा। यह 2 भाग में होगा। पहला भाग अंकों पर चर्चा, दूसरा भाग आज का अंक के अनुसार कैसे दिन होने के सकते। तो ये सभी चर्चा हम अंकों में करें, प्रस्तुति में करें।
तो ये रहे हमारे पांचों अंक की प्रस्तुति। थोड़ा परिचय पंचांग से भी करते हैं, क्योंकि दैनिक पंचांग है और पंचांग से ही हम आरंभ कर रहे हैं प्रस्तुति को। तो पंचांग केवल सुख जानने का माध्यम नहीं है जैसा हम आम तौर पर जानते हैं। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब चलते हैं, पंचांग का अनुसरण करते हैं और अनुसरण कर अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने में आगे बढ़े। साथ ही साथ साझा को प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रस्तुत करें आप मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, तथा उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर होने के बाद इन्हीं प्रस्तुतियों के साथ हम आपको ले चलते हैं पहले भाग। देखिए, पंचांग दैनिक पंचांग 5 भागों में है, इसलिए आपके लिए हर भाग महत्वपूर्ण है। कहीं जाइएगा नहीं, साथ में बने रहिएगा। हर भाग आपके लिए ज्ञानवर्धक है और कुछ न कुछ आपको सकारात्मकता देकर जाएगा। तो नोट भी, कागज कलम पर नोट भी करें और प्रस्तुति का, ज्ञान का लाभ उठाते हुए आनंद, इन्हीं विषयों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ले चलता हूँ पहले भाग। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। पहला भाग पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 7 अक्टूबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:44 पर, सूर्यास्त 5:30। आज का दिशा शुभ, सनराइज एट 5:44 AM and sunset at 5:30 PM। आज का दिशा शोध उत्तर है, फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा में शुभता। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार हैं। वार मंगलवार, तिथि प्रातः 9:16 तक पूर्णिमा, जो कि आश्विन मास का शुक्ल पक्ष का अंतिम शरद पूर्णिमा का, और तत्पश्चात प्रातः 9:16 के पश्चात कार्तिक मास का आरंभ, प्रतिपदा तिथि का आरंभ, कृष्ण पक्ष का आरंभ। नक्षत्र देर रात्रि 1:28 तक रेवती, उसके बाद अश्विनी। योग 3 भागों में, साधारणतया 2 भागों में हुआ करता है, किंतु आज 3 भागों में। प्रातः 9:31 तक ध्रुव, तत्पश्चात कल भोर में 5:35 तक व्याघात और उसके बाद हर्षद। करण प्रातः 9:16 तक बौ, तत्पश्चात रात्रि के 7:36 तक बालव और फिर कौलव। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। महत्वपूर्ण ये रहे आज के पंचांग, सॉरी, ठीक है, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हुआ। यह प्रस्तुति हमने आज के पंचांग के पांचों अंग के बारे में बताया। अब आपको महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और शुभ मुहूर्त में जाने के पूर्व हम भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज का। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, भोलेनाथ का वास शमशान में, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात यानी
प्रातः 9:16 के पश्चात जब प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्ष का कार्तिक मास का होता है तो भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में होते हैं, जो कि शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें, अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 12:01 दिन तक। अमृत काल देर रात्रि 11:19 से मध्य रात्रि 0:45 तक। तलवार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग देर रात्रि 1:28 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:35 से 2:22 तक। गोधूली बेला संध्या 5:30 से 5:54 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 0:02। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त बेस्ट होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 2:23 से 4:02 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 11:37 से 1:05 अपराह्न तक। यमगंड प्रातः 8:41 से दिन के 10:09 तक। वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 2:45 से अपराह्न 4:10 तक। गंड मुहूर्त प्रातः 5:44 यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय 5:45। जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है उसे अहोरात्र कहते हैं। तो गंड बोलते हैं अहोरात्र। पंचक प्रातः 5:44 यानी आज के सूर्योदय से आज रात्रि देर रात्रि 1:28। आज की पंचक की स्थिति अशुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखें, जो कि स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने को है आतुर है, जबकि रात्रि 1:28 पे वे राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव और बृहस्पति देव राशि परिवर्तन इस माह में करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था। वहीं शनिदेव बाल्यावस्था में है, क्योंकि वे बकरी चलते हुए वो पीछे की ओर चल रहे हैं, अपने अंश को घटाते जा रहे हैं। शेष ग्रह शक्तिशाली। इस प्रकार मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह। और ग्रहों के आकाशीय स्थिति को यदि देखा जाए राशि के अनुसार, तो सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र की राशियों में 2-2 ग्रह हैं। इस प्रकार 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इन्हीं ग्रहों की राशियों में हो गए, और शेष एक जो बचे वे शनि की राशि में कुंभ हैं, और केतुदेव हैं शनि की राशि, और चंद्रमा और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। यदि ग्रहों को नक्षत्रों से संबंध देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सब नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने नक्षत्र में कोई ग्रह। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। शनि देव और केतु देव स्वतंत्र ग्रह, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। चंद्रदेव आज राशि परिवर्तन रात्रि के 1:28 पर करेंगे, जब वे रेवती से अश्विनी नक्षत्र में भी आएंगे और मीन राशि से, जलीय राशि से अग्नि राशि, यानी गुरु बृहस्पति की राशि से मंगल की राशि में मेष राशि। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर नक्षत्र के अनुसार कैसा दिख रहा है। इसे हम ताराबलन कहते हैं। ताराबलन के समक्ष यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में विराजमान है, उन दोनों को तालमेल कर यह फल निकाला जाता है कि आज के दिन विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए कैसा संकेत लेकर चंद्रमा आ रहे। ताराबलन के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वह बताता है कि चंद्रमा, जो नक्षत्र सभी नक्षत्रों के नाम है, यह बताता है कि चंद्रमा नक्षत्र में गोचर कर। और ताराबलन के नीचे
जो वर्टिकल रोज है यह बताता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में जन्म कुंडली में विराज। इसमें विभिन्न जातक अपने रोज को पकड़े, नक्षत्र को ताराबन के नीचे लिखे रोज को पकड़े और फिर कॉलम से देखें कि कहां पर उनका मिलान। कुल 9 स्थितियां बन सकती है आकाश का तारा जन्म में संपत विपत क्षेम प्रत्यरि साधक मैथनी मित्र और अति मित्र हो सकता है। जब भी आज का तारा यदि संपत क्षेम साधक मित्र और अति मित्र में हो तो यह शुभता का संकेत देता है और इसकी शुभता जैसे जैसे क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। वहीं जन्म विपत प्रत्यय और दैर्ध्य में आज का तारा हो तो आपका आज का तारा अशुभता के संकेत दे रहा है और कह रहा है कि शुभ कार्यों में शुभता लाने का सपना न देखते हुए उसे होल्ड करके रखें। दैनिक कार्य में सावधान रहें, कोई नया कार्य आरंभ न करें, जोखिम नहीं लें, यही बता। तो चलिए, यह नौ तारा वलन नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित और नौ तारा चक्र पद्धति यह बताता है कि ग्रहों कौन से ग्रह कैसा फल देंगे पूरे जीवन काल। अब ये हम दशा महादशा, इसे हम दशा महादशा भी जान सकते हैं, का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से के बारे में भी जान सकते हैं और विभिन्न व्यक्ति जो हमसे जुड़ते हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है और नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रह के अपने फल नहीं होते, ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह का फल देते हैं। तो कुल 27 नक्षत्र हुए, 9 ही ग्रह है। कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे ये कैसे जाने? इसके लिए नौ तारा चक्र पद्धति में सभी 9 तारों को यानी सभी नक्षत्रों को, नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है, सभी तारों को 9 नक्षत्र के समूह में रखा गया, इसलिए इसका नाम नौ तारा। और 9 तारों के समूह में रखकर ग्रहों को भी 9 ग्रह बने, इसलिए ग्रहों को भी महादशा के क्रम में रखा गया। आप पीछे अगर देखें तो सभी नक्षत्रों को 9 के श्रेणी में रखा गया। 9 नक्षत्र पहला से 9 तक पहला श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में और 19वां से 27वां तक तीसरे श्रेणी में। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, बुध नौवां। इस प्रकार ग्रहों को नक्षत्रों से कैसे जोड़ा? तो पहला नक्षत्र जो भी हुआ हर श्रेणी में से, पहला श्रेणी में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां, इसका स्वामित्व पहले ग्रह केतु के ऊपर और इसी क्रम में चलते हुए दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को जाता है। तीसरा 12वां और 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव हो गया। इस प्रकार चलते चलते बुधदेव को 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार, यह सूची महत्वपूर्ण है, आप सहेज कर रख सकते। अब फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। चलिए मंगल से लेते हैं, आज मंगलवार का दिन, तो मंगल के ग्रह से सबका मंगल में, किंतु मंगल में जन्मे जातक यानी किसी भी नक्षत्र में जब जो जातक जन्मते हैं उनके स्वामी जो पहले ग्रह, तो मंगल में जन्मे जातक चाहे मृगशिरा, चित्रा या शनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हो, धनिष्ठा में जन्मे हो, इनके लिए इनके स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और यहीं से गणना आरंभ हो। तो पहला ग्रह मंगल, दूसरा राहु, तीसरा बृहस्पति, चौथा शनि, पांचवा बुध, छठा केतु, सातवां शुक्र, आठवां सूर्य, 9वां चंद्रमा। और पहला ग्रह मिश्रित फल ज्यादातर परेशानी का सबब होता है, इसलिए इसको उसी श्रेणी में, अशुभता की श्रेणी में रखा जाता है। तो पहला ग्रह अशुभ फल देते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ये शुभ फल देते हैं। और जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, यानी दूसरा कम, फिर ज्यादा चौथा, फिर छठा, फिर आठवां, 9वां, ये शुभता
इनकी बढ़ती जाती है। उसी तरह से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह अशुभ फल देते हैं। इस प्रकार यदि मंगल के जन्म जातक के लिए यदि हम जान गए कि राहु, शनि, केतु, सूर्य और चंद्रमा शुभ फलदायी होंगे, और मंगल खुद, बृहस्पति, बुध और शुक्र इनके लिए शुभ फलदायी होंगे, तो इनकी दशा महादशा का फल कैसा होगा यह भी जान सकते हैं। और इस अनुरूप में शुभ ग्रहों के अवधि में शुभ ग्रहों की अवधि में हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, और अशुभ ग्रहों की अवधि में हम अपने आप को तैयार मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो सभी कार्यों का निष्पादन शुभ कार्य के लिए हम त्वरित गति से निष्पादन शुभ ग्रहों के काल में कर सकते हैं, दशा महादशा में, और अशुभ ग्रहों की स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार है। जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हमारे शुभ फलदायी होंगे यह भी हम जान सकते हैं। और जैसे यदि हम कहें कि संपत्ति के कारक राहु देव होंगे मंगल के लिए, तो फिर जन्म कुंडली में संपत्ति जो राहु जहां बैठे हैं उसे संपत्ति यदि कार्य करें तो हो सकता है संपत्ति हमारे पास। इसी तरह से यदि हम ऐसे व्यक्ति से अपने जुड़ते हैं और व्यवसाय करते हैं या कोई धंधा करते हैं जो हमारे लिए संपत्ति के कारक होते हैं तो शुभ हो सकता है। यानी दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह से संबंध रखते हैं ऐसे जातक के लिए जो ऐसी नक्षत्र से जुड़े हैं, इनके नक्षत्र में जन्मे हो तो हमारे लिए शुभकारी। वहीं यदि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यदि पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक से हम जुड़ गए, फिर हमारे बल्ले बल्ले परेशानियों का समय बढ़ता जाएगा और हम किसी को कोसेंगे। इसलिए हम ग्रहों की स्थिति को नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। यह अद्भुत पद्धति है और यही वजह है कि इसके लिए हमने अलग से प्रस्तुति किया रखा है यूट्यूब पर, आपके ज्ञान वर्धन के लिए, आपके उपयोग के लिए। और इसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है, जिससे हम प्रयास किए बताने को कि उनके संबंध नवतारा चक्र पद्धति से कैसे स्थापित होते हैं, जो सही नहीं। तो चलिए आप उसको जरूर देखें और लाभान्वित। अब आपको वापस ले चलते हैं आज के ताराबलन। आज नवतारा चक्र पद्धति ताराबलन के अनुसार चंद्रमा 1:28 तक रेवती में रहेंगे, उसके बाद वे अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे। तो रेवती नक्षत्र में जब तक हैं तब तक अगर भरनी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के देखें तो दोनों स्थितियां रेवती और अश्विनी के शुभ फलदायी, मित्र और अति मित्र, इसलिए इनके लिए तो स्थिति अच्छी बनती है। लेकिन यदि दूसरे ग्रह को हम देखें, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग विपद का है और दूसरा भाग क्षेम का, यानी पहला भाग अशुभ, दूसरा भाग शुभ। तो वैसी स्थिति में हमने पहले भी कहा था कि जब भी जन्म विपद प्रत्यय और धन्य में है तो अपने आप को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो जोखिम नहीं लेंगे, दैनिक कार्य में सावधान रहें जब भी आपका तारा स्तर से पड़े। और आज यदि हम देखें तो पहले भाग में कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए ज्यादा समय खराब है। उसके बाद मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा नक्षत्र के लिए, फिर हमने बताया पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के लिए, और फिर रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक। तो इस तरह से हम फलित कर सकते हैं। और फलित करते समय हम यह सावधानी जरूर रखें कि जोखिम हम न लें कोई उपाय करके, क्योंकि जब अशुभता की स्थिति है तो अशुभता की स्थिति है। किताबों में जरूर लिखा है जिसे हमने संकलित किया उपाय के तौर पर, लेकिन इसकी प्रमाणिकता अभी तक हमें नियमित पुष्टि नहीं हुई है यह कार्य करता है, कितना कार्य करता है। इसलिए हम जोखिम लेने के लिए कभी आपको नहीं कहें। जोखिम न लें, संयम बरतें और अशुभ तारा की स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करें, जोखिम बिल्कुल नहीं। और शुभ यदि स्थिति है फिर तो आप शुभ कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। चलिए आज इतना ही। दूसरे भाग में अब आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, जो चंद्रमा
जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज कैसा। तो चंद्रमा 1:28 रात्रि तक मीन राशि में है, उसके बाद में मेष राशि में है, जलीय राशि से अग्नि राशि, इसलिए गंडमूल भी, क्योंकि यह जलीय राशि से अग्नि राशि। तो आज का जो इसे चंद्र बलम हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को। चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म होते हैं, तो चलिए चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में जहाँ विराजमान है वहीं उसी राशि को पकड़ कर देखते हैं कि जब पहला भाग होता है, जब चंद्रमा मीन राशि में भ्रमण करते हैं, तो वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के उत्तमता के संकेत है। वहीं तो उसके बाद जब वे मेष राशि में चंद्रमा आते हैं, तो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातक के लिए अशुभता के संकेत हैं, इसलिए सावधान रहें दैनिक कार्य से लेकर के विशेष कार्य। तो चलिए, ये भाग रहा तीसरा भाग। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं जो चौघड़िया मुहूर्त का। चौघड़िया यह बताता है एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और वह कार्य चाहे पूजा हो या पाठ, पूजा पाठ से संबंध हो, धर्म के कार्यों से हो, या पहली बार कोई कार्य करने जा रहे हो वह हो, या कोई विशेष कार्य। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता लेकिन शुभ कार्य में शुभता चाहता है, यह तो हर व्यक्ति चाहता है, इसलिए कम से कम चौघड़िया उसे देखने की सलाह। तो देखा उसे देख। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है, इसलिए हमने हिंदी और अंग्रेजी की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अंग्रेजी में यूट्यूब। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और लेकिन साप्ताहिक दिनों के नाम साथ ही है, इसलिए चौघड़िया को साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और हम जानते हैं 8वां चौघड़िया जो होता है वह जो दिन आरंभ का चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। और हम जानते हैं कि ये साप्ताहिक 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह है। तो इस प्रकार सभी चौघड़िया का संबंध सभी ग्रहों से हो जाता है, और सभी ग्रह विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त है, विशेष कार्यों के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए ये उपयोगी है। इसलिए चौघड़िया का संबंध, सभी चौघड़िया का संबंध विशेष कार्यों से ठीक हो गया। दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। जब भी इस तरह की अशुभता स्थिति हो तो फिर वैसे चौघड़िया को त्याग कर आप अनुभव के आधार पर हमने जो पाया है वो आपको बता दें कि दिन का चौघड़िया जो होता है, राहु काल किसी भी चौघड़िया पर लग सकता है, वार बेला किसी भी चौघड़िया पर लग सकता है, किंतु काल बेला या काल चौघड़िया पर ही लग, जो कि शनि का चौघड़िया, यह हमेशा काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित रहता है। उसी तरह रात्रि का चौघड़िया आप देखेंगे तो लाभ चौघड़िया हमेशा काल रात्रि से ग्रसित, जो बुध का चौघड़िया, चंद्रमा और बुध में आपस में, और दिन में जो सूर्य का के समय है दिन का, उसमें शनि से तनातनी रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित। यह अनुभव के आधार पर हमने कई किताबों में नहीं पढ़ा, लेकिन हम प्रस्तुति करते करते अनुभव के आधार पर हम बता रहे। तो आज का चौघड़िया चलिए देखते हैं कि आज का चौघड़िया क्या कहते हैं। आज का चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया, आज का दिन का जो है मंगल है, रूप चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है,
और उद्वेग चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया कालवेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो अपराह्न में है, राहु काल से ग्रसित है। और लाभ चौघड़िया जो 7:02 रात्रि से 8:34 तक है, एक काल रात्रि। तो ये रहे आज के चौघड़िया से। अब चौथा भाग से पांचवा भाग में आपको ले चलते हैं। पांचवा भाग जो कि अंक ज्योतिष से संबंधित है। यह अंकों के अंक में हम जब लेते हैं और अंकों के साथ हम रह पर खेलते बढ़ते हैं, अंकों की दुनिया में हम रहते हैं। अंक ज्योतिष हमारे लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। अंक हमारे लिए अहम भूमिका अदा करता है, क्योंकि ये अंक 1 से 9 ही होते हैं। तो एकल अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करता है और 1 से 9 अंक ही हमारे लिए प्रभावी। शून्य को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो 1 से 9 अंक के बारे में जानना और उसका उपयोग करना कितना आसान है। इसलिए अंक ज्योतिष बहुत ही आसान है, सीखना भी, अपनाना भी और उसको उपयोग में लाना। तो ये अंक 1 से 9 तक हमारे लिए प्रभावी होते हैं। अगर 1 से 9 अंक को ध्यान से देखा जाए तो पांचवा अंक ऐसा होता है जो कि अपने से पूर्व और अपने से बाद आने वाले अंकों के ठीक मध्य होता है। इसलिए ये मध्यस्थता का काम करता है। इसके ना कोई दोस्त होते हैं, ना कोई दुश्मन होते हैं सर। पांच अंक। साथ ही साथ एकल अंक पर अंक जो काम करता है, जब भी हमें दो अंकों का जोड़ा, दो अंकों या दो अंकों से ज्यादा के समूह वाले अंक मिले, तो हम उसे जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित और तब गणना में उसका उपयोग करें। यह रहा मूल सिद्धांत अंक ज्योतिष। और ये अंक जो है, इन अंकों के शासक ग्रह, रूलिंग प्लैनेट अलग अलग होते हैं। एक के सूर्य, दूसरा को चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। जो अंक हमारे पास जन्म तिथि में नहीं है, उन अंकों के ग्रहों की के तत्वों की कमी हमारे शरीर में खल, और वो उस ग्रह से संबंधित वास्तु दोष भी घरों में होते। जो ग्रह हमारे, जो अंक हमारे अंक में यानी जन्म तिथि में ज्यादा मात्रा में, दो से ज्यादा मात्रा में है, तो उस अंक की अधिकता के कारण हमारे शरीर में उस ग्रह से संबंधित तत्वों की, ऊर्जा की अधिकता होती है, जो हमारे लिए नुकसानदायक। वो हमारे आचार व्यवहार से लेकर के रोग के कई कारणों के कारण वास्तु दोष भी उन दिशाओं में होता है, ग्रहों से संबंधित। तो ग्रहों को शासक ग्रह हमारे महत्वपूर्ण है और इन अंकों को एक विशेष नाम से भी जाना जाता है। एक को राजा से, दूसरे को रानी से, तीसरा को गुरु से, एक को राजा या सरकार से, दूसरा को रानी या पार्टनर से, तीसरा को गुरु या सलाहकार से, चौथा को शरारती तत्वों से, नियम को तोड़ने वाले व्यक्तियों से, पांचवा को राजकुमार से, छठा को मंत्री या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से, सातवां को धर्मगुरु, आठवां को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति जिसको आगे घटने वाले, भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, उनसे, आठ को समाज के नीचे तबके के लोग, आप हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय, और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर और खून। इन सभी को विशेष नामों से इस तरह से जाना जाता है। और जन्म तिथि हमारे लिए ईश्वर द्वारा एक प्रदत्त उपहार होता है, जिसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं और वर्ष 4 अंकों। और इस तिथि, माह, वर्ष से हम कुछ अंक भी निकालते हैं, जो मूलांक कहलाता है। तिथि से मूलांक निकलता है और तिथि, वर्ष और माह से भाग्यांक निकलता है, जिसे क्रमशः ड्राइवर और कंडक्टर कहा जाता है। जिस तरह बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, उसी तरह से जीवन के बस को चलाने के लिए जो मूलांक होता है ड्राइवर होता है, और जो भाग्यांक होता है कंडक्टर होता है, इसमें अच्छे तालमेल की आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता। और इससे कुछ और अंक निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं एंजल नंबर, जो कि वर्ष से निकलता है। और फिर
हमारा एटीट्यूड नंबर निकलता है, जो कि तिथि और माह से। ये सभी स्थायी होते हैं क्योंकि जन्म तिथि स्थायी है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, और इसमें इससे निकलने वाले सभी अंक अस्थायी रूप से होते हैं। फिर इन अंकों को अगर यदि तालमेल नहीं बैठे तो उपाय क्या है, तो हम ऐसे डायनेमिक अंक जो हम बनाते हैं, स्टैटिक अंक वे हुए जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, डायनेमिक अंक वे हुए जो हम निर्मित करते हैं, हम उसे पसंद करते हैं, चुनते हैं। और पहला डायनेमिक अंक यह विभिन्न रूपों में हो सकता है, मकान संख्या हुआ, गाड़ी संख्या हुआ, मोबाइल संख्या आदि आदि। ये सभी के अंक जो होते हैं हमारे लिए ऊर्जा देते हैं, क्योंकि इनके सभी योगफल किसी न किसी ग्रह और अंक से संबंध रखते हैं। तो वैसी स्थिति में इन अंकों को हम पहचान कर आपस में ताल दें, और इन अंकों को हम सुनिश्चित करते हैं कि जो मूलांक और भाग्यांक ड्राइवर और कंडक्टर हो, उससे का कोई भी शत्रु अंक न तो हम हमारे द्वारा कृत कोई अभियांक नहीं हो। तो जबकि और मूलांक और भाग्यांक का यदि मित्र अंक होता है तो यह बहुत ही उत्तम, जो दोनों को संतुलित कर सके, यदि आपस में दोनों में तालमेल। तो सबसे पहला अंक और सबसे जो कहे डायनेमिक अंक जो हम पहला बनाते हैं, जो एक तरह से स्थायी रूप से और पूरे जीवन कार्य करता है, हम मोबाइल का अंक चुनते हैं, बदल सकते हैं, गाड़ी संख्या बदलती है, मकान भी हम बदल सकते हैं, किंतु स्थायी होता है जो जिसे हम बनाते हैं, हमारे चिर परिचित बनाते हैं, और वो अंक होता है नामांक। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि नामांक में तो अक्षर होता है, नाम कहाँ से आया, अंक कहाँ से आया, नामांक कहाँ से? जी हाँ। तो नामांक में अब जो नाम जो होता है, उसमें अक्षरों का प्रयोग होता है, अल्फाबेट्स का प्रयोग होता है, और ये अल्फाबेट्स के अंक, ये सभी अंकों के जो अक्षर होते हैं, इनके अंकीय मूल्य हुआ करते हैं। और ये अंकीय मूल्य अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर, फिर इनको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम इसका प्रयोग करते हैं। और यह सुनिश्चित यहाँ होना चाहिए कि जो नाम का पहला अक्षर हो और नामांक जो हो वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है। तो अब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि आखिर शत्रु अंक है कौन? जी हाँ, चलिए शत्रु अंक को पहचान। शत्रु अंक विभिन्न अंक के जातकों के लिए ये। यदि मूलांक या भाग्यांक आपका एक बनता है तो 8 आपका शत्रु है। इस तरह से 2 के लिए 4 6 8 9, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8 9 4 2, 5 के लिए कोई नहीं, 6 के लिए 3 9, 7 के लिए 7 9 3, 8 के लिए 1 2 9 4 8, 9 के लिए 6 4 2 8। एक सूची और है कि जिसमें विभिन्न मूलांक और भाग्यांक के लोगों के लिए नाम का पहला अक्षर यह नहीं। तो आप देखें 7 जिसका नाम है, जिसका मूलांक 7 होता है, उसका नाम का पहला अक्षर जेड नहीं होना चाहिए। और हमने एक नाम लिया है जो जन्म तिथि, जिसका जन्म तिथि है, उनका हमने विवरण लिया है गूगल से, उनका नाम है जही, क्रिकेटर। इनका नाम का पहला अक्षर जेड होता है, जो कि 7 होता है। और 7 का आप देखें शत्रु 2 नहीं होता जो नामांक है, 2 के शत्रु 4 6 8 9, और इनका भाग्यांक 6 पर गया है। इनका भाग्यांक 6 पे गया, और 6 का शत्रु 3 और 9, तो 6 के लिए भी जेड शत्रु नहीं है, और इनका नामांक शत्रु नहीं। जी हाँ, नाम के लिए, नामांक के लिए 6 शत्रु है। यदि नाम इनका देखें तो 2 के लिए 6 शत्रु,
फिर नाम इनका जो है ऐसा कुछ रखना चाहिए परिवर्तन कर, जिससे इनका जो है मूलांक और भाग्यांक से अच्छा तालमेल, क्योंकि नामांक का तालमेल भाग्यांक से नहीं बना। तो ये रहे ये सूची। आशा करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा। अब आज का दिन कैसा है, कैसे संकेत मिल रहे हैं मूलांक और भाग्यांक के अनुसार, तो चलिए उनको हम देखें। आज का दिनांक 7/10/2025, मूलांक 7, भाग्यांक 8। और 8 का आप देखेंगे, पिछली सूची में आपने देखा होगा कि 8 का कोई भी अंक मित्र नहीं होगा, केवल कुछ अंक तटस्थ होते, क्योंकि 8 न्यायालय को दिखाता है, 8 वर्कर को दिखाता है, 8 दासता को दिखाता है, और कोई भी दास किसी का मित्र नहीं हो सकता, न्यायालय किसी का मित्र नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा शत्रुता यदि किसी की है 8 अंक वाले से, सबसे पहला सरकार और सरकार से संबंधित लोगों से। तो मूलांक 1, 2, 3, 4 इनके साथ शत्रुता रहे, और यहां तक कि 8 की शत्रुता 8 से भी है, 9 से भी। केवल 8 अंक यदि मित्रवत ये तटस्थ है तो वो 5, 6, 7 से। इसलिए जिस जातक का जन्म 5, 14, 23 को हुआ है, 6, 15, 24 को हुआ है, 7, 16, 25 को हुआ है, उसके लिए आज दिन शुभता के संकेत हैं। शेष जातकों के लिए आज शुभता के संकेत नहीं। मंगल का दिन है, सावधानी बरतें, क्योंकि 8 अंक है मंगल के दिन। शनि भगवान 8 अंक है, शत्रुता जो है 8 अंक की सरकारी संबंध से लोगों से है, और सरकारी संबंध लोगों से और खुद से भी। इसलिए सावधानी बरतें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति की यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगा। आपसे अनुरोध है इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के साथ, ताकि प्रस्तुति का हर भाग उनके लिए उपयोगी हो सके, और आप इस उनके उपयोगिता में यदि कुछ भी हुआ उपयोग वो कर पाए, तो उसके पुण्य के जो है वो माध्य आप माध्यम बनकर उनके पुण्य के फल। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल देव श्री हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम से मंगल कामना करते हैं कि आपका दिन मंगल। जय श्री राम, जय हनुमान।